तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आज की सबसे पहली न्यूज़ है भावेश अग्रवाल के बारे में। तो उनका एआई स्टार्टअप कृत्रिम को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। तो देखो, कहानी कुछ ऐसा है कि पहले जो कृत्रिम का टारगेट था ना, $500 मिलियन का फंडिंग का था, लेकिन अभी से घटाकर $300 मिलियन कर दिए। इसका मेन रीज़न ये है ना कि अभी तक कोई फाइनल इन्वेस्टमेंट बड़ा कोई ऑफर नहीं आया है। और इसका परेशानी ये है कि पहला रीजन है कि कृत्रिम कोई बड़ा एआई प्रोडक्ट नहीं बनाया है आज तक, और ना ही कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी के जो मेन इंजीनियर्स हैं ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जिससे कि टेक्निकल कैपेबिलिटी है ना, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे मेन है, भावेश अग्रवाल की पहचान मोबिलिटी और एवी सेक्टर से है, ना कि एआई सेक्टर से। तो इसलिए लोगों को इन पर थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। और बता दें कि भावेश अग्रवाल वही है जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के फाउंडर है, और ये जो कंपनी है ना कृत्रिम, इसको 2023 में लॉन्च किया था। और उनका सपना था कि वो घरेलू एआई इकोसिस्टम खड़ा करेंगे, जिसमें अपना एआई मॉडल्स होगा, डेटा सेंटर होगा, यहाँ तक खुद के बनाए हुए चिप का होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इनका भरोसा नहीं कर पा रहे। बात सही भी है, क्योंकि देखो ओला पहले ही थोड़ा डाउनफॉल में जा रही है, तो लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हुए। जब आप कोई एआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई रिसर्च पेपर लाते हैं, तब लोगों को बिलीव होता है, तब वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं। तो ये थोड़ा सा गैप रह गया है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं बात करें गेंसोल एनर्जी के बारे में, तो उनकी प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब सेबी का ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेने वाली है। तो देखो, कहानी कुछ ऐसा है कि पिछले वीक सेबी ने गेंसोल एनर्जी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को शेयर मार्केट से बैन कर दिया। रीजन ये है ना कि इनके ऊपर आरोप लगाया कि दोनों ने कंपनी के लिए जो लोन फंड्स लिए गए थे उसका पर्सनल यूज़ किया है, जैसे कि घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए, लग्जरियस सामान खरीदने के लिए। और ये कंपनी के पैसे को पर्सनल यूज़ करना, ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे होगा ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो भी इन्वेस्टर्स है उनका विश्वास पे सीधा नुकसान होगा। अब इस मामले में तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी आ चुका है और एक्टिव हो चुका है। उस सरकार का सीधा कहना है कि सेबी ने जो ऑर्डर दिया है उसका काफ़ी गहराई से जांच होगी, और कंपनी को एक्ट 2013 के तहत इनके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो है, इस घोटाले ने एक बार फिर से दिखा दिया कि जो पब्लिक कंपनी है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितना ज़रूरी है। अगर देखो, मेरा तो आपसे बस एक ही सलाह है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, एक बार अच्छे से उसकी जांच करें कि आखिर किस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे ऐसी कंपनियां आती है और लोगों को लाखों करोड़ों रुपए लेकर डूब जाती है। बात करें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का, तो उनका Q4 में प्रॉफिट जो है 67% के साथ बढ़ा है। तो देखो, कहानी कुछ ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में कंपनी ने अपना PAT 13.12 करोड़ दिखाया है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 7.86 करोड़ था, यानी 67% का ग्रोथ देखने को मिला। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा इनका बढ़ा है। अभी मार्च क्वार्टर की बात करें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 1293 करोड़ है। वहीं पिछले साल की इसी समय की बात करें तो 1183 करोड़ था, यानी लगभग 8% का ग्रोथ हमें रेवेन्यू में बढ़ते हुए मिला है। लेकिन अगर पूरे साल की PAT रिपोर्ट देखें तो उसमें 30% की गिरावट आई है, लॉस आई है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका देखा जाए तो 43.50 करोड़ रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 61.98 करोड़ का था। अगर पूरी तरह से देखा जाए सालाना रेवेन्यू की, तो 10% के साथ हमको ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 5013 करोड़ रहा। इस ग्रोथ के पीछे जब कंपनी के CEO राम प्रवीण स्वांथा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे 3PL लॉजिस्टिक, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक और एक्सप्रेस सर्विस की अच्छी ग्रोथ हुई है। वहीं फ्राई हाइट और फॉरवर्ड बिजनेस में भी 21% का ग्रोथ देखने को मिला है। खास करके फॉर्म सेक्टर और नए क्लाइंट की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इन्फोसिस ने Q4 का रिजल्ट जारी किया, जिसके बाद हमें इन्फोसिस के शेयर्स में 2% का जंप देखने को मिला। अब देखो, कहानी कुछ ऐसा है ना कि जब सोमवार को स्टॉक मार्केट ओपन हुआ ना, तो इन्फोसिस के जो शेयर्स है उनमें 2% से ज़्यादा का हमें जंप देखने को मिले। लेकिन बाद में तक BSE के जो शेयर्स है वो 1450 तक पहुंच गए, और NSE पे उन्हें 1449 पे बंद हुए। अभी असल में उछाल आया कहाँ से, आपको बताते हैं कि देखो, इन्फोसिस ने जो मार्च के क्वार्टर है ना उसको रिपोर्ट जारी किया था, जिनमें उनका सिक्वेंशियल प्रॉफिट जो 3.3% से हमें ग्रोथ देखने को मिली थी।
अब इसके पीछे रीजन है कि मार्च क्वार्टर में जो इनका टोटल रेवेन्यू था ना 40,925 करोड़ था, जो कि इसी क्वार्टर में पिछले साल अगर कंपेयर करोगे ना तो लगभग 8% से ज़्यादा का था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का जो कुल प्रॉफिट था वो 26,713 करोड़ तक पहुंच गया था, जो कि पिछले साल के कंपेयर में 1.8% से हल्का ज़्यादा था। अब इसके पीछे ये है कि देखो इनका अगर साल दर साल अगर आप तुलना करोगे ना प्रॉफिट का तो ये तो घटा है भाई, ये रहा है 11.7% से घटकर 7,033 करोड़ पर पहुंचा था, जो कि रहा था। अब इसके पीछे जो रीज़न है ना घटने का, वो जो एम्प्लॉय के कंपनी ने बताया कि एम्प्लॉय को उन्होंने कंपनसेशन दिया है, इक्वाइजेशन का वजह बताया है। लेकिन इतना गिरावट के बावजूद भी जो बाज़ार में इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है और अभी के टाइम में इसका मार्केट वैल्यू 6.02 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सोचिए सिर्फ एक दिन में इन्फोसिस ने 12,563 करोड़ रुपये मार्केट वैल्यू बढ़ा ली। तो भाई इन्फोसिस ने एक बार फिर से साबित कर दिया ना कि वो भारत की टॉप आईटी कंपनी में क्यों गिनी जाती है। वहीं बात करें आरबीआई के बारे में तो आरबीआई ने कहा है कि अब 10 साल के बच्चे भी अपना बैंक अकाउंट खुद का ओपन कर सकते हैं। तो जरा सोच के देखिए, अब 10 साल का बच्चा भी अपना बैंक में खुद का अकाउंट खोल सकता है, वो भी अपने पेरेंट्स के मदद के बिना भी। तो देखो कहानी कुछ ऐसा है ना कि आरबीआई ने एक काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उन्होंने आरबीआई ने सोमवार को एक सर्कुलेटरी जारी किया और कहा कि जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हो चाहे तो अपना सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट इंडिपेंडेंट रूप से खुद का खोल सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखेगा बैंक कि उन्हें कौन से अपने रिस्क पॉलिसी के अनुसार लेगा, यानी बैंक खुद तय करेगा ना कि कितनी रकम उसमें रोगे, कितना शर्त और सुविधा देगा। अगर बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसका जो अकाउंट है वो नए सिरे से उसको डायरेक्शन दिया जाएगा और उसका सिग्नेचर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, बैंक चाहे तो इस बच्चे को एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग और चेक सुविधा भी दे सकता है। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है ना कि ये सब निर्भर करेगा उस बैंक की पॉलिसी पर कि वो देता है कि नहीं। अब आरबीआई ने तो ये साफ कर दिया कि अगर कोई छोटा बच्चा है और खुद से बैंक अकाउंट नहीं चला सकता तो उसके अकाउंट को उसकी मदर या फिर लीगल जो गार्जियंस है उनके जरिए खोला जा सकता है और ऑपरेट किया जा सकता है। हाँ, बस इसमें खास बात ये रखा गया ना कि ऐसे अकाउंट कभी ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसमें हमेशा पैसा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये सभी बैंकों को 1 जुलाई 2025 तक अपनी पॉलिसी में इस नियम को अनुसार बदलाव करना होगा। तो भाई देखो सीधा सा बात है, आरबीआई लग चुका है अब आने वाली पीढ़ी को बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में। अब जिस बच्चे के बाद 10 साल का होने के बाद खुद का अकाउंट होगा तो सीधा बात है भाई उसमें कुछ ना कुछ पैसे रखने के सोचेगा, अपने आप को ग्रोथ करने का सोचेगा, तो धीरे धीरे करके वो बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मूव है आरबीआई की तरफ से। वहीं बात करें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो इनके जो स्टॉक्स है भाई ऊंचाई छू रहे हैं। तो इसके पीछे कहानी ये है ना कि मोतीलाल ओसवाल और ब्रोकरेज हाउस जैसे जो कंपनियां हैं इन्होंने एचडीएफसी को फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो इनका अर्निंग है उसको 3% से ज़्यादा बढ़ा दिया। इन्होंने अनुमान लगाया कि इससे भी 3% ज़्यादा। और आईसीआईसी बैंक का टारगेट जो प्राइस है 1650 रुपये कर दिया है। तो देखो जब सोमवार को शेयर मार्केट ओपन हुआ तो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का शेयर्स है ना उस रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच गए। अब इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। देखो पहला तो कारण ये है कि दोनों जो बैंक है ना उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है। अगर हम सिर्फ आईसीआईसी बैंक की बात करें तो इन्होंने मार्च क्वार्टर में 13,502 करोड़ का कंसोलिडेट प्रॉफिट दिखाया था और पिछले साल के कंपेयर में 16% की ज़्यादा ग्रोथ है। अगर स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करें तो 12,630 करोड़ का रहा, यानी 18% का जंप रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 11% से बढ़ा है, यानी 21,193 करोड़ हो गया। और नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम देखा जाए इनका तो 18.4% के साथ ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखो ये तो हो गई आईसीआईसी बैंक का। अगर एचडीएफसी का आप देखोगे तो इनका भी मार्च क्वार्टर में 18,835 करोड़ का रहा था कंसोलिडेट प्रॉफिट और ईयर बाय ईयर ये 7% से ज़्यादा है। अगर स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करोगे देखा जाए तो 17,616 करोड़ रहा है और नेट इंटरेस्ट इनकम 10.3% के साथ ग्रोथ हुआ है। एडवांस में इन्होंने 4% के 5.4% के साथ और भी बढ़ोतरी की है, यानी ग्रोथ किया हुआ है। हालांकि देखो जो बैंक का मानना है ना कि होम और कॉर्पोरेट लोन है ना वो प्राइसिंग प्रेशर है इसलिए इसमें लोन की जगह डिपॉजिट बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जो कि 15% से भी ज़्यादा है। तो ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर की स्थिति अभी के टाइम में काफ़ी मजबूत हो रही है और ये एक अच्छी खबर है। तो आपका इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।